हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे सेक्शन 5 एंड 6 का, जो कि हमारी बात करता है रिवोकेशन की। रिवोकेशन से हमारा क्या मतलब है? रिवोकेशन से मतलब है कि अगर आप किसी के साथ कोई ऑफर करते हैं तो क्या आप उसको कभी रिवोक कर सकते हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ध्यान से समझिएगा। रिवोकेशन से जो हमारा बेसिक एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो रिवोकेशन वो होता है कि जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर करता है कुछ और उसको वो ऑफर करने के बाद उसको डिनाई कर देता है, उसको वापस ले लेता है, उसे हम बोलते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन कब कर सकते हैं, कब किया जा सकता है, वो हमारा सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 हमारा क्लियर कर देते हैं। रिवोकेशन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको किसी पर्सन को ऑफर कुछ करना पड़ेगा। आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने मन के अंदर ही, अपने माइंड के अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं, ऑफर भी कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। और मन के अंदर ही अगर मान लीजिए आपने उसको फिजिकली ऑफर कर दिया, कुछ कोई ऑफर आपने उसको प्रेजेंट किया और मन में आपने सोच लिया कि मैं उसको रिवोक कर लेता हूं, तो वो रिवोकेशन नहीं होगा। उसके लिए आपको फिजिकली उसको रिवोक करना पड़ेगा, जिसके लिए कि हमारा सेक्शन 5 और 6 हमारा क्लियर करते हैं। अगर मैं आपको सेक्शन 5 बताऊं क्लियरली, तो वो बोलता है अ प्रपोजल may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। क्या मतलब निकलता है इस बात से? ये बात हमें बिल्कुल क्लियरली बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाई गई है कि जो आप रिवोकेशन करेंगे वो तभी कर सकते हैं जब तक दूसरी सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट ना किया हो। या तो आपने ऑफर करने के टाइम पे ही उसको एट द स्पॉट ही रिवोक कर लिया, या फिर उसके बाद आपने उसको रिवोक कर लिया, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस होने से पहले। तो ये हमारी सेक्शन 5 है, ये क्लियर कर देती है इस बात को। फिर हमारी बात आती है कि रिवोकेशन आप कर कैसे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पॉइंट आते हैं सेक्शन 6 में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि रिवोकेशन करने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस से रिवोकेशन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा सेक्शन 6 का बोलता है लैप्स ऑफ टाइम का। थर्ड पॉइंट जो हमारा बोलता है फेलियर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द कंडीशंस। और 6 पॉइंट बोलता है हमारी डेथ की। इन चार पॉइंट से क्या मतलब निकलता है, ये हमें क्लियर कर देते हैं। 4 पॉइंट जो हैं कि जो रिवोकेशन होगा, वो जो प्रपोजल करने वाला पर्सन है वो रिवोक करेगा, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन जो आती है कि वो कैसे रिवोक कर सकता है, वो पहले नोटिस देगा। नोटिस देकर वो रिवोक कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी कार बेचने के लिए ऑफर करता हूं 1 लाख रुपीज में। मैं आपको कम्युनिकेट कर चुका हूं और आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी टाइम ले रहे हैं, तो इन बिटवीन दैट टाइम मैं आपको एक नोटिस भिजवा सकता हूं। मैं सेल्फ खुद, मैं किसी और पर्सन के थ्रू अगर मैं भिजवाता हूं तो भी वो वैलिड होगा, बट अगर आप किसी और पर्सन के थ्रू वो बात सुनते हैं तो वो एक रिवोकेशन नहीं माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं लास्ट में आपको एक केस लो बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो इसमें बात जो आती है कि नोटिस देकर आप इसको रिवोक कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारी लैप्स ऑफ टाइम की। लैप्स ऑफ टाइम से क्या मतलब है? लैप्स ऑफ टाइम का मतलब, मैंने आपको कोई ऑफर किया कि सर मुझे या मैम अपनी कार बेचनी है 1 लाख रुपीज में, और आप मुझे 2 दिन के अंदर प्लीज बता दीजिएगा। तो वो जो 2 दिन का टाइम पीरियड है, मैंने वो एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है। आपको उन 2 दिनों के अंदर ही मुझे बताना पड़ेगा कि आपको वो कार परचेज करनी है या नहीं। तो ऑटोमेटिकली थर्ड डे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो मेरा ऑफर है, वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फेलियर टू एक्सेप्ट बाय द कंडीशंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी एग्जांपल दिया कि मैं आपको 1 लाख रुपीज में कार दे रहा हूं, तो उसके अंदर ये नहीं होगा कि जो कार की एसेसरीज है या कुछ कार के साथ कोई और स्पेयर पार्ट्स हैं, तो वो भी सारे अगर मैं आपको मना करता हूं देने के लिए, अगर आप उस कंडीशन को डिनाई करते हैं, आप बोलते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा, तो वो फेलियर ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि जो मेरी कंडीशन थी वो आपने एक्सेप्ट नहीं की। फोर्थ पॉइंट आता है हमारी डेथ की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। डेथ से क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक्स पर्सन ने या मैंने आपको कोई ऑफर किया, अपनी कार बेचने का ऑफर किया 1 लाख रुपीज में, और वो जो कार है बेचने से पहले, आपके एक्सेप्ट करने से पहले मेरी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या वो ऑफर रहेगा? नहीं। इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको और क्लियरली बताता हूं कि अगर
आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेरी डेथ हो गई है, तो आपने वो एक्सेप्टेंस मुझे अभी तक दी नहीं थी, तो वो रेवोकेशन हो जाएगा। तो इसमें वो पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है वो अप्लाई नहीं होगा कि जो प्रपोजर पर्सन है उसी को ही वो रिवोक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो डेथ हो चुकी है, मैं कैसे रिवोक करूंगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के थ्रू आपको पता लगता है कि मिस्टर एक्स की डेथ हो चुकी है, तो वो जो ऑफर है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी डेथ नहीं होती है, आप उसको ऑफर मेरे एक्सेप्ट कर लेते हैं और मुझे कम्युनिकेट कर देते हैं, उसके बाद मेरी डेथ हो जाती है, फिर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा? बिल्कुल होगा। वो कैसे होगा? जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर वो मेरा ऑफर जो है, जो हमारा एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर मेरी पर्सनल स्किल्स पर है, मान लीजिए जो मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं आपको, आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया कि सर आप हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए, और अगर मेरी वो आपने जो ऑफर किया वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, और अगर उसके बाद मेरी डेथ हो जाती है, तो वो ऑफर मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, मुझे ही करना था, तो वो एट द स्पॉट वहां पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये थी हमारी फोर्थ पॉइंट। इसके बाद मैं आपको जो केस लॉ बताने जा रहा हूं वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो है डिकिंसन वर्सेस डेल्सन। डिकिंसन वर्सेस डेल्सन का ये इंग्लिश लॉ का केस है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें 2 पॉइंट्स लेके आऊंगा, एंड तक सुनिएगा इस केस को। वो क्या है कि इसमें ए पर्सन ने बी एंड सी को एक ऑफर किया साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ ऑफर कर दिया ए ने बी एंड सी को। फिर उसमें क्या हुआ, जो बी पर्सन था उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सी को किसी और पर्सन के थ्रू पता लगता है कि वो जो ऑफर है आपको किया था जो ए ने, वो उसने बी के साथ वो कंप्लीट कर लिया, वो जो प्रोडक्ट आपको बेचना था वो ए का सोल्ड हो चुका है। सी ने उस बात के ऊपर केस किया और कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो वो कन्वेंस थी सी को थर्ड पर्सन के द्वारा वो वैलिड थी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहां गया? देयर इज अ कैच इन दिस। वो क्या है कि जो ये अथॉरिटी है ये इंग्लिश लॉ की है, तो यहां से हमारी एक पॉइंट ड्राइव होता है कि जब हमारा यही पॉइंट, यही जो एग्जाम्पल है, अगर ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर होता है, ये इंडिया के अंदर होता है, तो वो एक एक्सेप्टेंस सी की तरफ से भी मान ली जाएगी। क्यों मान ली जाएगी? क्योंकि हमारा जो सेक्शन 5 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें क्लियर करता है कि जो रेवोकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। तो यहां पे जो रेवोकेशन हुई है वो जो सी को पता लगा वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू था। अगर वो मेरा ऑफिशियल पर्सन होता या फिर मेरा कोई एजेंट होता तो वो वैलिड था, लेकिन वो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था, वो ना ही मेरा वो कोई एजेंट था, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो जो सी का जो एग्रीमेंट है सी और मेरा, वो वैलिड होगा। सी उसके लिए मुझे सू कर सकता है और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो वो कंप्लीट कराएगा या उसके बिहाफ पे वो कंपनसेशन ले सकता है। तो आई होप कि आपको जो ये मैंने रिवोकेशन की बात बताई है सेक्शन 5 और 6 की, ये आपको क्लियर होगी। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की है। जो केस लॉ है बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसको नहीं समझ आया तो रिपीट करके सुनिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।